बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जहाँ पर हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जो पीपीटी है वो स्टॉप की थी, आगे कंटिन्यू करते हैं। वेनस डिसऑर्डर के बारे में हम जाके कंटिन्यू करते हैं। वेनस डिसऑर्डर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वेरिकोज वेंस या वेरिकोज वेंस भी कहते हैं या वेरिकोसाइट्स भी कहलाए जाते हैं। कहते हैं जब हमारे वेंस होते हैं उनके अंदर वॉल्स होते हैं, ब्लड वेसल वेंस जो होते हैं उनके अंदर वॉल्स होते हैं। जब वो वॉल्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते तो उसकी नतीजे में हमारा फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमारे जो वेंस जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और लार्ज हो जाते हैं। जब हमारे वेंस स्विल एंड लार्ज हो जाते हैं फ्लो ऑफ ब्लड आगे की तरफ मूव ना होने की वजह से, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेरिकोज या वेरिकोसाइट्स कहलाए जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी बताई जा रही है कि भाई ये वेरिकोज होते किस वजह से होते हैं। कहते हैं सुपरफिशियल वेंस एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज बिकम अ डायलेट या ट्रोटस विद एंड इंक्रीज द वेनस प्रेशर। लाजमी बात है, जब उस वॉल जो अपना काम नहीं प्रॉपर, जो वेंस के वॉल्व होते हैं वो प्रॉपर काम अपना नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। उस प्रेशर इंक्रीज की वजह से जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं जैसे पैर वगैरह हो गए, यहाँ पर इस तरह वो सुपरफिशियल वेंस जो होते हैं वहाँ पर ये जो वेरिकोसाइट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं। As the vein enlarge and the walls are the stretch and become incompetent। वही बात दोबारा कह रहा है कि भाई जो वेन्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और जो वॉल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, वो अपना काम सही इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, अपना काम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से जो फ्लू होता है वो बैकवर्ड वापस की तरफ उस वेन्स में आ रहा होता है, आगे मूव नहीं कर पा रहा होता है। अच्छा, कहते हैं ये काल्फ के जो मसल्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे मूवमेंट कराते हैं और जो वेनस की जो ब्लड है उसको मूव करने में, हार्ट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जब ये काल्फ के मसल्स जो होते हैं इसके क्या होते हैं, ये भी फाल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फर्दर वेनस डिस्टेंशन रिजल्ट हो जाता है, जिसकी जब काल्फ के मसल भी अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से वेसल जो होते हैं मज़ीद और डायलेट होते हैं और बैकवर्ड फ्लो उसमें हो रहा होता है। और जो इंक्रीज द वेनस प्रेशर इन द ट्रांसमिटेड टू द कैपिलरीज, जो उस वेनस के अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है वो वाल्व्स की ख़राब होने की वजह से वो प्रेशर आगे कैपिलरीज तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एडीमा डेवलप हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब अगर किसी को वेरिकोज वगैरह हो तो क्या साइन सिम्टम होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, भाई वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। एच इन पेन आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, अगर उसको वेरिकोज हो रहा है मतलब वेन्स उसके ख़राब हैं, अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़ा होगा तो उसको पेन वगैरह होगा, इचिंग वगैरह होगी उसको, और रिजल्टिंग बाय द वॉल्किंग या और बाय इवेल्युएटिंग द लिम्स, अगर वो थोड़ा रिलीव महसूस होगा, अगर वो थोड़ा चले फिरे तो उसको उस दर्द वगैरह में थोड़ा सी कमी महसूस होगी, या अगर वो अपने पैर को, अगर उसको पैरों पे वेरिकोज वगैरह हुआ हो तो वो अपने पैरों को थोड़ा एलिवेट करे तो उसकी वजह से भी उसके पेन जो है वो रिलीव हो सकता है। वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में उसको पेन ज़्यादा होता रहेगा। फील अ प्रेशर ऑन अ क्रैम्प लाइक अ सेंसेशन इन द लेग्स, उसके लेग्स पे अब उसको क्रम्स जैसे आवाज़ें वगैरह आती इस तरह, और प्रेशर फील होगा, स्वेलिंग वगैरह होगी वेंस पे। कोलेबरेटिव केयर, उसका केयर क्या करना चाहिए, रेस्ट विद द अफेक्टेड लेम एलिवेट। अच्छा भाई उसको रेस्ट करना है, उसके साथ उसके जो अफेक्टेड पैर है उसको एलिवेट करना होगा, और स्ट्रेकिंग एक्सरसाइज वगैरह उसको प्रॉपर्ली बतानी होगी और लेज़र थेरेपी वगैरह करनी होगी। सर्जिकल लिगेटेशन ऑफ द इंटायर वेन यूजुअली ग्रेटर द स्पेनोसिस एंड डिसेक्शन। वही ये थोड़े से केयर वगैरह है, आपको एक्सरसाइज वगैरह थेरेपी वगैरह इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उसको बताना है। अभी आगे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं। कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस ड्यूटी इज़ द ब्लड क्लॉट्स दैट फॉर्म इन द वेन डीप इन द बॉडी। जब हमारे वेन जो होते हैं डीप वेन उसके अंदर जब ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस कहलाए जाते हैं। और डीप वेन क्लॉट्स एकोर इन द लोअर लेग्स और ताई, ज़्यादातर जो ये क्लॉट्स वगैरह बनते हैं ये हमारे लेग्स और ताई पर बनते हैं डीप वेन के अंदर। इफ़ द वेन स्वेल द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोफिलेबाइटिस,
और अगर वो उसके अंदर वो क्या कहते हैं थ्रोम्बोसिस वगैरह बन जाए, उसकी वजह से अगर वो वेन स्वेल वगैरह हो जाए, तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि भाई हमारे डीप वेन के अंदर ब्लड के क्लोट वगैरह बन गए या थ्रोम्बोसिस वगैरह बन गया, जिसके नतीजे में उस वेन स्वेल हो गया, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाया जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन ब्रेक लूज एंड द काज द सीरियस प्रॉब्लम इन द लंग कॉल्ड अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कहते अगर ये जो थ्रोम्बोसिस वगैरह डीप वेन के अंदर बने हुए हैं, अगर ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, छोटे छोटे मतलब टूटना स्टार्ट हो जाए, तो ये ब्लड के ज़रिए मूव होते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसकी वजह से काज हो सकते हैं, मतलब रिस्पिरेटरी मसले उसकी वजह से काज हो सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वल्वुलर हार्ट डिजीज़। वल्वुलर हार्ट डिजीज़ किसे कहते हैं? जो हमारे हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व उसके अंदर जब कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह आ जाए या डिसेबिलिटी वगैरह आ जाए, तो उसके डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं? हार्ट कंटेन टू वेंटिकुलर वॉल्व्स, जिसको मेट्रल एंड ट्राइकस्पिड कहते हैं। अच्छा, ये मेट्रल जो होता है इसको बाइकस्पिड भी कहा जाता है। एंड टू सेमिनल वॉल्व, जिसको एवर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व कहलाया जाता है। ये तो हमने पढ़ा भी था कि हमारे हार्ट जो होते हैं 4 वॉल्व पर मुश्तमिल होता है। एक 2 पेयर्स होते हैं और 4 वॉल्व। आर्ट्रियोवेंटिकुलर वॉल्व, राइट आर्टियम लेफ्ट राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल के दरमियान जो वॉल्व होते हैं उसको आर्ट्रियोवेंटिकुलर वॉल्व कहते हैं। और जैसे इस तरह वेंटिकुलर और पल्मोनरी के दरमियान, और राइट वेंटिकुलर और पल्मोनरी के दरमियान, और लेफ्ट वेंटिकल और एवोर्टा के दरमियान जो वॉल्व होते हैं उसको सिमिलर वॉल्व कहते हैं। The valvular heart disease is defined according to the to stenosis or the regurgitation or prolapse। अच्छा, कहते हैं वल्वुलर डिजीज़ में क्या क्या होता है? स्टेनोसिस होता है। स्टेनोसिस बेसिकली कहते हैं कि जो वॉल्व होते हैं वो बंद हो जाते हैं, बिल्कुल स्टेनोसिस हो जाते हैं। या रिगर्गिटेशन, रिगर्गिटेशन कहते हैं वो वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं होते, रिगर्गिटेशन उसे कहते हैं। प्रोलेप्स कहते हैं ये वॉल्व बिल्कुल पैर नीचे की तरफ झुक जाते हैं, वापस वो कंट्रैक्ट वगैरह नहीं होते। तो ये कुछ डिजीज़ होते हैं हार्ट के। या आगे अभी हम पढ़ते हैं कहते हैं इन रिगर्गिटेशन आल्सो कॉल्ड अ वल्वुलर इनकम्पिटेंस एंड इनसफिशेंसी। कहते हैं रिगर्गिटेशन जो होते हैं, वॉल्व रिगर्गिटेशन जो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वल्वुलर इनकम्पिटेंस या इनसफिशेंसी भी कहते हैं। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वॉल्व लेफलेट, लेफलेट कहते हैं। ये हार्ट के जो वॉल्व होते हैं, इनके जो दरवाजे होते हैं वॉल्व, इनको लेफलेट कहते हैं। रिजल्ट इन द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। कहते हैं जब हमारे जो वॉल्व होते वो जब प्रॉपरली क्लोज नहीं होते, उनके जो दीवारें हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, जिसके नतीजे में फ्लू जो है बैकवर्ड की तरफ जा रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिगर्गिटेशन भी कहते हैं, इन वल्वुलर इनकम्पिटेंस या इनसफिशेंसी भी कहलाया जाता है। इस तस्वीर में आपको दिखाया भी जा रहा है। ये देखो, ये जो इसका जो वॉल होते हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, वो कंस्ट्रक्शन के दौरान क्लोज नहीं हो रहे, फ्लो जो ब्लड है वो वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो रिगर्गिटेशन इसे कहते हैं। प्रोलेप्स किसे कहते हैं? अच्छा, प्रोलेप्स द स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्ट्रोवेंट्रिकुलर हार्ट वॉल्व लेफ्लेट इनटू द आर्ट्रियम ड्यूरिंग द सिस्टोल। कहते हैं सिस्टोल के दौरान, सिस्टोल हमने पढ़ा था कि सिस्टोल किसे कहते हैं? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं। कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आर्ट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्ट्रेच हो जाते हैं, वो स्ट्रेच नहीं होते प्रॉपरली, और वो नीचे की तरफ झुके होते हैं बिल्कुल। ये रिगर्गिटेशन में आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि बिल्कुल नीचे की तरफ झुके हुए हैं, और वो कंस्ट्रक्शन के दौरान आपस में स्ट्रेच वो नहीं हो रहे, वो क्लोज नहीं हो रहे, तो उसको हम प्रोलेप्स कहलाए जाते हैं। स्टेनोसिस को अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो, दो वॉल्व जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज हो गए। स्टेनोसिस में हमेशा दो वॉल्व बिल्कुल क्लोज होंगे, और रिगर्गिटेशन में दोनों वॉल्व क्लोज नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से फ्लो ब्लड बैकवर्ड आ रहा होता है। अब स्टेनोटिक वॉल्व किसे कहते हैं? द वॉल्व orifice is smaller and prevent to forward flow of the blood and creating pressure grading difference across ओपन वॉल्व। वही बात मैंने कहा कि स्टेनोटिक वॉल्व क्या होता है? वॉल्व का जो सुराख होते हैं ओरिफिस, वो क्या बिल्कुल स्मॉल हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लू होता है
वो फॉरवर्ड आगे की तरफ नहीं जा पा रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारा राइट एट्रियम के जो वॉल होते हैं वो अगर स्टेनोटिक हो जाए, क्लोज हो जाए, तो राइट एट्रियम से हमारा राइट वेंट्रिकल की तरफ फ्लो ब्लड नहीं जा पा रहा होता। इसी तरह कह रहे जब वॉल बिल्कुल क्लोज होंगे तो आगे की तरफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोटिक वॉल्व कहलाए जाते हैं। द डिग्री ऑफ द स्टेनोसिस इन सीन इन द प्रेशर ग्रेडिंग एंड डिफरेंस। अच्छा, ये वही बात दोबारा वहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर देखो तस्वीरों में आप लोग देख भी सकते हैं, नॉर्मल वॉल्व को देख रहे हो वो प्रॉपरली ऐसे हो रहे, जब कंट्रक्शन होते क्लोज हो रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे थे तो वो ओपन हो रहे होते हैं। ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल को देखो, ये एबनॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। और अच्छा, स्टेनोटिक और रिगर्गिटेशन आप लोग को समझ आ गई होगी। आइए कंटिन्यू करते हैं। वल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या है? कहते हैं मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्गिटेशन। मिट्रल स्टेनोसिस हमारा जो बाइकास्पिड वाल है उसका बिल्कुल क्लोज हो जाना, मिट्रल स्टेनोसिस। या हमारा बाइकास्पिड वाल जो होते हैं बिल्कुल प्रॉपरली क्लोज नहीं होना, वो बिल्कुल खुला हो जाना, उसको हम कहते हैं मिट्रल रिगर्गिटेशन कहते हैं। एवोटिक स्टेनोसिस, एवोटिक रिगर्गिटेशन, ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन। इसी तरह ये सारे हैं, आगे भी हम इसको जाके पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। वही बात है, मिट्रल, मैंने आपको कहा बाइकास्पिड की बात हो रही है। जब मिट्रल स्टेनोसिस होता है, मतलब जब हमारा बाइकास्पिड वॉल्व क्लोज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल आर्ट्रियम जो होता है वो क्लोज होगा तो उससे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस कहलाया जाता है। ये किस वजह से होता है? हार्ट डिजीज़, रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन इसकी वजह से होता है। कॉन्जेनिटल मिट्रल स्टेनोसिस, या कोई बच्चा पैदाइशी मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से मिट्रल स्टेनोसिस में पैदा हुआ हो, उसको भी हो सकता है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से, इन चीज़ों की वजह से ये लेस कॉमन है, मगर मोस्ट कॉमन जो होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं नॉर्मली द मिट्रल वॉल्व ओपनिंग इज़ द वाइड एंड द डायमीटर ऑफ 3 फिंगर। कहते हैं वैसे आमतौर नॉर्मल हमारा जो लेफ्ट आर्ट्रियम है मिट्रल वॉल्व, वो नॉर्मली ओपन होता है और 3 फिंगर डायमीटर, मतलब 3 उंगलियों जितना उसमें होल होता है प्रॉपरली, वो जो खुलता है। इन केस ऑफ द मार्क द स्टेनोसिस, अगर वो इन केस अगर वो क्लोज हो जाए, उसको हमारा जो मिट्रल है वो स्टेनोसिस क्लोज हो जाए, द ओपनिंग नैरो इन द वाइड ऑफ द पेंसिल, जो वो ओपनिंग जो होती है फिर बिल्कुल पेंसिल की तरह रह जाती है। लाजमी बात ये, अगर आप सोचें कि हमारा पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारा लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आता है और वो प्रॉपरली जा रहा है, जब उसमें स्टेनोसिस वगैरह होगा तो वो प्रॉपरली नहीं जा रहा होगा। पैथोफिजियोलॉजी ये है इसकी, लेफ्ट आर्टियम हैज़ अ ग्रेटर डिफिशिएंसी मूविंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द नैरो ओरिफिस। वही बात हो रही है कि भाई बिल छोटे सुराख की वजह से राइट आर्टियम से लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं जा पा रहा होगा, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, इट डायलेट एंड स्ट्रेचिंग द हाइपरट्रोफी एंड थिकनिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम इन द होल्ड। फिर क्या होगा, जो हमारा राइट लेफ्ट आर्टरियम में, क्योंकि वहाँ से तो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं जा रहा हो, ज़्यादा वॉल्यूम में हमारा लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड पाया जाता है, उसकी वजह से क्या हो, लेफ्ट आर्टरियम हमारा डायलेट होगा और उसकी हाइपरट्रोफी भी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम वहाँ पर पड़ा रहने की वजह से लेफ्ट आर्टरियम में उसकी हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। जब बिकॉज देयर इज़ अ नो वॉल्व इन द प्रोटेक्ट द पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द बैकवर्ड फ्लो ब्लड from the atrium, the pulmonary circulation become congested, and the result of the right ventricles must contract against of the abnormal high pulmonary arterial pressure, and subject is excessive strength, eventually in the right ventricles fail। कहते जब इस तरह कोई दूसरा जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ नहीं जा रहा हो, तो ये लेफ्ट आर्टरी हमारा बढ़ जाएगा, तो वो बैकवर्ड फ्लू जाएगा लंग्स की तरफ, वो ब्लड वापस जा रहा होता है, वहाँ पर कंजेस्टेड लंग्स वगैरह हो जाती है। और उसकी वजह पर जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल तो कंट्रक्शन कर रहा होगा, वो कंट्रक्शन करता है ब्लड को एवोर्टा में देता है, वो एवोर्टा पूरे बॉडी में ब्लड लेके चला जाता है, तो वो प्रॉपरली एवोटिक वो नहीं होगा, तो वो हमारे वेंट्रिकल को भी ख़राब कर देगा। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी,
डिसिप्निया जिसे कहते हैं। अच्छा, फिटीग होगा, रिजल्ट लो कार्डिक आउटपुट। लाजमी बात है, राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा रहा तो वो प्रॉपर ब्लड भी बाहर नहीं फेंकेगा, तो उसकी वजह कार्डिक आउटपुट जो होगी वो भी कम होगी। दे में एक्सपेक्टोरेट अ ब्लड एंड हेमोटोफाइसिस एंड कफ वगैरह भी हो सकता है। एक्सपीरियंस रिपीट कफ एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्यों होगा? क्योंकि हमारे राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? वापस लंग्स की तरफ जा रहा हो, और लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? वापस लंग्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो वेंट्रिकल में तो प्रॉपर पहुँच ही नहीं रहा। जब बैकवर्ड फ्लो होगी वो ब्लड की हमारे लंग्स की तरफ, तो क्या होगा? लंग्स कंजेस्टेड होगा, लंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। असेसमेंट क्या होते हैं? द पल्स इज़ वीक एंड ऑफन इरेगुलर बिकॉज ऑफ द आर्टियल फिब्रिलेशन। आर्टियल ख़राब होने की वजह से पल्स जो होंगे वे वीक होंगे और इरेगुलर होगी, उसकी रिदम होगी, क्योंकि काज बाय द स्ट्रेन ऑन द आर्ट्रियम। अच्छा, लो पिच एंड रिम्बिंग डिस्टोलिक मर्मर इन द हेड एट द एपेक्स। कहते हैं अगर किसी को ये होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके जो हार्ट साउंड है वो मर आएंगे, मतलब ख़राब आएगा, और ये उसको अच्छी तरह से एपेक्स, जो हार्ट का एपेक्स हिस्सा है वहाँ पर इसको हम सुन सकते हैं। एज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर इन आर्ट्रियम डायलेट एंड हाइपरट्रोफी। जब वही बात हो रही है कि जब हमारे राइट जो आर्ट्रियम है उसमें ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है वो डायलेट हो जाएगा, या उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी एंड अ पेशेंट एक्सपीरियंस विद आर्टियल डिसरिथमियाज। आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स। अभी प्रोलेप्स की बात करें, अगर हमारे जो मिट्रल वॉल्व होते हैं, हमने रिगरगटेशन देखा, हमने रिगरगटेशन किया, हम स्टेनोसिस भी देखा कि क्या क्या होता है। अभी अगर हम मिट्रल वॉल्व जो होते हैं लेफ्ट बाइकॉस्पिड, वो अगर प्रोलेप्स हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? यदि मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स एंड फॉर्मली नाउन एज अ मिट्रल प्रोलेप्स सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है, और डिफॉर्मिटी विद यूजुअली प्रोड्यूस ऑन द सिम्टम। वैसे इसके जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, मगर इट इज़ अ प्रोग्रेस, इट कैन रिजल्ट द सडन डेथ। इसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स अकोर मोर फ्रिक्वेंटली इन द वुमेन इन द मैन। कहते हैं ये मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स होते हैं, इसका कोई वो नहीं होता, इसको हम मिट्रल प्रोलेप्स सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका कोई ऐसा सिम्टम वगैरह बज़ाहिर ही नहीं है, मगर इसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है, और ये वुमेन में ज़्यादा होते हैं मैन के अलावा, मतलब औरतों में ये मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स का चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी को कहते हैं इन अ मिट्रल वॉल प्रोलेप्स इन पोर्शन ऑफ द मिट्रल वॉल एंड लेफ्ट एंड बलून बैक इनटू द आर्टियम ड्यूरिंग द सिस्टोल। कहते हैं जो मिट्रल वॉल होते हैं, क्या होते हैं? मिट्रल वॉल के जो लिफलेट होते हैं, ये जो उसके जो दरवाजे होते हैं, बेसिकली जब कार्डिक सिस्टोल होता है, हार्ट सिस्टोल कंट्रक्शन होता है, तो ये लिफलेट क्या कहते हैं? ओपन ही रहते हैं। इसमें एक बलून स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली क्लोज नहीं होते और ये नीचे की तरफ फैले हुए होते हैं। Rarely the balloon is stretching the leaflet in the point that valve does not remain closed during the systole। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है? ये जो वॉल्व होते हैं, लिफलेट होते हैं, मिट्रल वॉल्व होते हैं, ये उसमें बलून स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से ये फिर प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहते और नीचे की तरफ लटके रहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको जब ये नीचे की तरफ बिल्कुल पड़े रहते हैं और कंट्रैक्ट वगैरह नहीं होते या क्लोज वगैरह नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स कहते हैं। अच्छा, ब्लड देन रिगर्गिटेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बैक इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? ब्लड जो होता है रिगर्गिटेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू बैक टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। जब वो दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं होंगे बिल्कुल, तो अगर हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड से भर जाता है तो ब्लड जो होता है बैकवर्ड फ्लू करता है, वापस आर्ट्रियम की तरफ मूव होता है। किस चीज़ में? ये मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स में ये कंडीशन होती है। Assessment and diagnose often the first and only sign of the mitral valve polyps is the identify when a physical examination of the heart disclose or extra heart sound refer is a mitral click। कहते हैं वैसे तो इसके जो प्रोलेप्स के कोई साइन सिम्टम वगैरह ऐसे नहीं है, मगर जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होता है? एक एक्स्ट्रा हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है, जिसको मिट्रल क्लिक भी कहते हैं। मिट्रल प्रोलेप्स के कोई ऐसे साइन सिम्टम वगैरह नहीं मौजूद होते हैं, मगर जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा साउंड सुनाई देता है, और इस जिसको मिट्रल क्लिक भी कहते हैं। एमसीक्यूज आ सकता है इससे। अच्छा, द सिस्टोलिक क्लिक इज द अर्ली साइन दैट वॉल्व लीफलेट इज बलूनिंग इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। मिट्रल रिगर्गिटेशन किसे कहते हैं? मिट्रल रिगर्गिटेशन इन्वॉल्व अ ब्लड फ्लोइंग बैक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल
into the left atrium during the systole. अच्छा, मिट्रल रिगर्गिटेशन में क्या होता है, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा होता है वो बैकवर्ड फ्लू करता है लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जब ड्यूरिंग सिस्टोल, जब सिस्टोल होता है, सिस्टोल मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर किसी को मिट्रल रिगर्गिटेशन हुई हो तो उसमें क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होते हैं वापस लेफ्ट आर्टरियम की तरफ मूव होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिट्रल रिगर्गिटेशन कहते हैं। और आफ्टर द मार्जिन ऑफ द मिट्रल वॉल्व कैन नॉट क्लोज ड्यूरिंग द सिस्टोल। और ये क्यों वापस बैकवर्ड फ्लो करता है, क्योंकि जो मिट्रल वॉल्व होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते, इसको हम मिट्रल रिगर्गिटेशन कहलाए जाते हैं। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, मिट्रल रिगर्गिटेशन में बी caused by the problem with one or more of the leaflet in the mitral valve and leaflet में a short anterior। कहते भाई ये क्यों होता है, जब मिट्रल के वॉल में कोई मसला आ जाता है या शॉर्ट होते हैं या कोई और मसला वगैरह आ जाता है जो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती, उसकी वजह से ये मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है। और टेंडेनाई में भी in long and shorter anterior। अच्छा, capillaries and muscles may be rupture, stretch and pulpate out of the position by the change of the ventricle wall or from a myocardial infarction or the ventricular dilation। अच्छा, ये कुछ पैथोफिजियोलॉजी है वो बस सिंपल, अगर इसके पैथोफिजियोलॉजी ये अगर आप लोग समझना चाहते हो तो आप लोग ये समझ लिया, जब प्रॉपरली मिट्रल वॉल्व होते प्रॉपरली क्लोज नहीं होते और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वापस लेफ्ट आर्टरियम की तरफ मूव हो रहा हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिट्रल रिगर्गिटेशन कहलाए जाते हैं। जी, कुछ पैथोफिजियोलॉजी दोबारा आ गई है। अच्छा, साइंस सिम्टम की अगर हम बात करें तो क्रोनिक मिट्रल रिगर्गिटेशन ऑफन एसिम्टोमेटिक होते हैं। जो ये मिट्रल रिगर्गिटेशन हमने पहले भी आपको वहाँ पर बताया कि इसके कोई सिम्टम वगैरह नहीं होते, बट एक साउंड सुनाई दिया जाता है जिसको मिट्रल क्लिक भी कहलाया जाते हैं। बट एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एम आई, एक्यूट जो मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है वो एम आई की वजह से होती है। अगर किसी इंसान को एम आई हो जाए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, तो उसको उस इंसान को क्या होता है, एक्यूट मिट्रल रिगर्गिटेशन होती है। यूजुअली मैनिफेस्टेड इज द सीवियर कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, डिसेप्निया, फेटीग एंड वीकनेस। मोस्ट कॉमन सिम्टम ये होते हैं उसके। और पल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और पल्पिटेशन उसको महसूस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, एक्सर्शन एंड कफ और पल्मोनरी कंजेस्टेड आल्सो इको। पल्मोनरी कंजेस्टेड क्यों होगा, क्योंकि वो ब्लड वापस पल्मोनरी वेन की तरफ मूव हो रहा होता है और वहाँ से लंग्स में जाते हैं, लंग्स में भर जाता है ब्लड, तो उसकी वजह से हार्ट लंग्स के मसले भी स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, असेसमेंट ऑफ द डायग्नोस ऑफ द फाइंडिंग सिस्टोल, अ मर्मर इज हेard एज अ हाई पिच बिलोंग अ साउंड टू द एपेक्स। कहते हैं एक मर्मर सिस्टोलिक, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक मर्मर, एक ख़राब साउंड, हाई पिच, ज़्यादा आवाज़ में ख़राब साउंड हमें सुनाई दिया जाएगा। और ये हम कहाँ से साउंड सुन सकते हैं, हार्ट पे, हार्ट का जो एपेक्स हिस्सा है वहाँ से हम साउंड सुन सकते हैं। अगर किसी को मिट्रल रिगर्गिटेशन वगैरह हो गई हो तो उसका क्या होगा, जब हम उसको एपेक्स के ऊपर उसका स्टेथोस्कोप रखेंगे तो हमें एक ख़राब सा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक ख़राब मरमर सा साउंड सुनाई दिया जाएगा। ये एक डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है उसकी। अच्छा, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और एक डायग्नोस करते हैं, मोनिटर करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ द मिट्रल रिगर्गिटेशन। उसमें ये चेस्ट एक्सरे वगैरह भी करते हैं, इनलार्ज लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेनस कंजक्शन देखते हैं, पल्मोनरी एडिमा वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। कार्डिक कैथराइजेशन करते हैं, डायलेट लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड मिट्रल रिगर्गिटेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें उसको हम डायग्नोज वगैरह में देखते हैं। अच्छा, एवोटिक स्टेनोसिस किसे कहते हैं, कहते हैं एवोटिक वॉल्व स्टेनोसिस एज अ नर्विंग ऑफ द ओरिफेस बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एवोटा। हमारे एवोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो होल होता है, आपस में जॉइंट जो होल होता है, वो जब बिल्कुल नैरो हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोटिक स्टेनोसिस कहलाए जाते हैं। और काज कॉन्जिनेंटल रिहेमेटोटिक फीवर, आर्थरोस्क्लेरोसिस, इन चीज़ों की वजह से ये एवोटिक स्टेनोसिस हो सकता है। ये आप लोग इसमें देख भी सकते हो, द वॉल्व इसको देखते हैं, ये प्रॉपरली ओपन है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और एवोटिक का जो वॉल है आपस में बिल्कुल
ओपन है प्रॉपरली, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड प्रॉपरली एवोर्टिक में जा रहा होता है, नॉर्मल एवोर्टिक वॉल्व होता है। और जब उसमें स्टेनोसिस वॉल्व हो जाता है तो ये वॉल्व जो होते हैं एवोर्टिक का बिल्कुल क्लोज हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। जब पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर बताई जा रही है कि द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड हाइपरट्रोफी हो जाती है, जो कंप्रेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, और इसकी वजह से CO2 की सप्लाई जो होती है वो भी कम हो जाती है। जब एवोटिक स्टेनोसिस हो जाती है वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है एवोटिक स्टेनोसिस, कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, या कंप्रेशन ऑफ द कोरोनरी, जिसकी वजह कोरोनरी आर्टरी जो कंप्रेस हो जाती है, और CO2 की जो सप्लाई होती है बिल्कुल कम हो जाती है, जिसको मायोकार्डियल इस्कीमिया भी हो जाता है, चेस्ट पेन वगैरह भी होती है। थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी है उसकी। अच्छा, अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं एवोटिक स्टेनोसिस की, तो पेशेंट यूजुअली फर्स्ट है वह एक्सटर्नल डिसिप्निया। एक्सटर्नल डिसिप्निया क्यों होगा, क्योंकि जब एवोर्टा से प्रॉपरली ब्लड आगे नहीं पहुंच पा रहा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो एक्सटर्नल डिसिप्निया होगा काज बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से। अच्छा, द अदर साइन ऑफ द डिजीनेस होगी, और सिनकोप बिकॉज ऑफ द रिड्यूस ऑफ द ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन। जब हमारे वो वेंस जो हमारे ब्लड को लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ, वो जब नाकाम हो जाए, उसमें फ्लो ऑफ ब्लड कमज़ोर हो जाए, तो उसको हम साइनोप कहलाए जाते हैं। अच्छा, एंजाइना पेक्टोरस होगा इज़ अ फ्रिक्वेंट सिम्टम। एंजाइना पेक्टोरस वगैरह होगा, चेस्ट पेन वगैरह होगा उसको, क्योंकि प्रॉपरली ब्लड वगैरह नहीं मिलता जब हार्ट को, तो चेस्ट पेन होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें असेसमेंट डायग्नोस फाइंडिंग की बात करें, ऑन अ फिजिकल एग्जामिनेशन लाउड एंड कफ इन सिस्टोलिक मरमर मे बी हेड ओवर द एवोटिक एरिया। ये सिम्टम है, लाजमी बात है भाई, हार्ट में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, हार्ट से बाहर नहीं पहुंच पा रहा, तो साउंड भी उसका जो होता है वो मरमर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कफ वगैरह होगी। कफ क्योंकि वो ब्लड कफ वो रिस्पायरेटरी रिलेटेड होते हैं लेफ्ट साइड पे, और ये तरह ये थोड़े कुछ कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग मौजूद होंगे। अच्छा, एवोटिक रिगरगिटेशन की बात करें, एवोटिक रिगरगिटेशन इज द फ्लो ऑफ द ब्लड बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द एवोर्टा ड्यूरिंग द डायस्टोल। कहते हैं जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे एवोर्टा की तरफ जा रहा हो, और एवोटिक के जो अपने वाल होते हैं वो क्लोज हो रहे थे, वो जब क्लोज नहीं हो रहे थे प्रॉपर, और जैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे एवोर्टा तक जाते हैं और वहाँ से वापस हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम एवोटिक रिगरगिटेशन कहते हैं। It may be caused by the inflammatory lesion that deform of the leaflet of the aortic wall। एवोटिक के जो वॉल होते हैं उसके जो लीफलेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, किसी इन्फ्लेमेशन की लीजन की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, और प्रिवेंटिंग फ्रॉम द कम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ द एवोटिक वॉल फेज, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली जो एवोटिक के जो वॉल होते हैं प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे पाते। वेंटिकल से लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड एवोटिक की तरफ जाता है, वो ब्लड वापस लेफ्ट वेंटिकल में आ रहा होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एवोटिक रिगरगिटेशन कहलाए जाते हैं। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, नॉर्मल के नॉर्मल को देखो, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, तो वहाँ से क्या होगा, वो क्लोज हो जाएंगे, वो ब्लड वोटा से फिर आगे एवोटिक कैपिलरीज की तरफ चला जाएगा। मगर जब जो एवोटिक रिगरगिटेशन है, एवोटिक वॉल ख़राब होता है, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा होता जब ब्लड, तो वो ब्लड अगर नीचे से ऊपर गया तो वापस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो इस कंडीशन को एवोटिक रिगरगिटेशन कहलाए जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं एवोटिक रिगरगिटेशन को, ब्लड फ्रॉम द कहते हैं एवोटिक रिगरगिटेशन ब्लड फ्रॉम द एवोटा रिटर्न टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द डायस्टोल इन एडिशन ऑफ द ब्लड इज अ नॉर्मली डिलीवर्ड बाय द लेफ्ट आर्टरियम। वही बात हो रही है कि भाई एवोटिक ख़राब होगा, वहाँ से ब्लड वापस आ रहा होगा, वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है, और नॉर्मली जो हमारे लेफ्ट आर्टरी में वेंट्रिकल पे जा रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एवोर्टा की तरफ ब्लड जा रहा होता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट ट्राइंग टू एकोमोडेशन ऑफ द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ब्लड। जब प्रॉपरली लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड एवोर्टिक की तरफ जा रहा होता है, अगर एवोर्टिक वापस उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में फेंक देता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की जो एक्यूमुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो डायलेट हो जाता है, और उसकी हाइपरट्रोफी भी हो जाती है, और ट्राइंग टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड टू द एक्सपेल मोर ब्लड विद अबव नॉर्मल फोर्स एंड सिस्टोल ब्लड प्रेशर। वही बात है, उसके अंदर फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड वगैरह ज़्यादा जम जाता है, प्रॉपरली आगे जा नहीं रहा होता, तो इसकी वजह से थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी है उसकी। साइन सिम्टम की बात करते हैं,
तो एवोटिक इंसफिशेंसी डेवलपमेंट विदाउट सिम्टम इन द मोस्ट ज़्यादातर पेशेंट में इसके जो सिम्टम वगैरह नहीं मौजूद होते हैं, एवोटिक इंसफिशेंसी हो जाती है, एवोटिक के वॉल ख़राब हो जाते हैं और ब्लड आगे की तरफ नहीं जा रहा होता। आर्टियर पल्सेशन arterial pulsation that are the visible and palpate the carotid and temporal arteries। टेम्पोरल और कैरोटिड आर्टरीज जो होती हैं वहाँ पर जो पल्सेशन वो भी पल्पेबल हो सकती है। साइंस सिम्टम इसका है एक्सटर्नल डिसिप्निया एंड फटीग होगा, ठीक है, प्रॉपरली ब्लड आगे नहीं जा रहा बॉडी के हिस्सों तक प्रॉपरली, तो एक्सटर्नल डिसिप्निया होगा, फटीग होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होगी, ऑर्थोपनिया होगा। ऑर्थोपनिया कहते हैं जब इंसान लेटता है और लेटने की वजह से उसका सांस बंद हो रहा है, प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा था, उसको ऑर्थोपनिया कहते हैं। प्रोक्सिमल और निक्टोरल डिसिप्निया होगा और एट नाइट, ठीक है। असेसमेंट एंड डायग्नोस की बात करें, डिस्टोलिक मर्मर्स हेड इन द हाई पिच belonging sound there is a fourth intercostal space in the left sternal border। अच्छा, ये कहते हैं एक डायस्टोल मर्मर हार्ट साउंड, हेड से सुनाओ, एक डिफ़िकल्ट मतलब एक अजीब सा साउंड, मर्मर साउंड सुनाई दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। कहाँ पर ये हमारा जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर अगर हम स्टेथोस्कोप रखते हैं और वहाँ पर हमें एक मरमर साउंड सुनाई देगा भी हाई पिच में, ये एक डायग्नोसिक है किस चीज़ की, आपका अल्लाह भला करे, एवोटिक एवोटिक के जो क्या कहते हैं रिगर्गेटेशन की। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस कैसे कहते हैं। कहते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस डिक्रीज द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल ड्यू टू द नेरो ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल। कहते हैं जब हमारा राइट ट्राइकस्पिड वॉल बिल्कुल नेरो हो जाता है, बारीक सा हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसके जो वॉल्स होते हैं बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होता, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस कहलाया जाता है। इट यूजुअली गो टुगेदर विद एवोटिक मिट्रल स्टेनोसिस। कहते हैं जब एवोटिक या मिट्रल स्टेनोसिस, कहते हैं ये किसकी वजह से होता है, जब किसी इंसान को एवोटिक या मिट्रल स्टेनोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से ये ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस भी हो जाता है। डिक्रीज राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट एंड डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल फीलिंग। कहते हैं राइट वेंट्रिकल आउटपुट, क्या कहते हैं, जब राइट वेंट्रिकल ऊपर से राइट एटम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होता, तो राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा ब्लड पंप करेगा, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स से जब पल्मोनरी वेन की तरफ हमारे लेफ्ट लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग होगी वो भी कम होगी। जब राइट आर्टरियम दे नहीं पा रहा तो लेफ्ट आर्टरियम की फीलिंग भी कम हो जाएगी। जो राइट आर्टरियम में होते हैं वो इनलार्ज हो जाए, क्यों इनलार्ज होगा, उससे बहुत ज़्यादा ब्लड की एकोमोडेशन की वजह से राइट आर्टरियम भी इनलार्ज हो जाएगा। और सिस्टमिक वेनस प्रेशर, क्योंकि वो जो राइट आर्टरियम बढ़ गया तो राइट आर्टरियम से फिर वापस बैकवर्ड फ्लू करेगा वेनस की इंफीरियर वेना केवा की तरफ, वो ब्लड वापस जा रहा होगा, तो वेनस प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। साइंस सिम्टम की बात करें, सिम्टम ऑफ द राइट साइड हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली क्यों हो सकती है, क्योंकि वो ब्लड राइट आइटम से वापस इंफीरियर वेना केवा के जरिए वापस आ जाते हैं, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, वापस ये ब्लड मूव हो रहा होता है, जिसकी वजह से हेपेटोमेगाली भी हो सकती है। एसाइटिस भी हो सकता है, एसाइटिस कहते हैं जब पेट के अंदर पानी की एक्युमुलेशन हो जाती है वो भी हो जाता है। और पेरिफेरल एडीमा लाजिम बात है, पेरिफेरल हमारे हाथ पैर जो गए या पेरिफेरीज जो गए उसके अंदर एडीमा होगी, क्यों, वो फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो बैकवर्ड वापस आ रहा होता है, वो हार्ट में नहीं जा पा रहा, हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा होता। अच्छा, नेक वेन इनलार्जमेंट हो जाएगी, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, और लाजिमी बात आउटपुट क्यों डिक्रीज हो, क्योंकि आगे ब्लड नहीं पहुंच पा तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, फटीग, हाइपरटेंशन, और रेस्ट जीवीपी जुगुलर वेन प्रेशर, जो जुगुलर वेन प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ से भी ब्लड हमारा आ रहा होता है हमारे राइट एटम की तरफ, तो वो भी वहाँ से बैकवर्ड जा रहे थे, जुगुलर वेन का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और मिड डिस्टोलिक मरमरी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सिम्टम है साइंस में। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस मैनेजमेंट क्या है, वॉल्व रिप्लेसमेंट करना या वॉल्वोटोमी करवाना या बलून वॉल्वोप्लास्टी करवाना, ये एक ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस की मैनेजमेंट है। और ट्राइकस्पिड रिगर्गेटेशन किससे कहते हैं, कहते हैं द इनसफिशिएंसी ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व अलाउ द ब्लड फ्लो बैक इनटू द राइट आर्टरियम दैट लीड्स टू द वेनस कंजक्शन। कहते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्गेटेशन, कहते हैं इनसफिशिएंसी ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल अलाउ, जब ट्राइकस्पिड वॉल अलाउ नहीं करते प्रॉपरली ब्लड, वो ब्लड क्या कहते हैं बैकवर्ड फ्लो करता है राइट आर्टरियम
और दे लीड टू द वेनस कंजक्शन। वो ब्लड वापस राइट एट्रियम की तरफ जा रहा होता है और वहाँ से बैकवर्ड वेनस कंजक्शन की तरफ जा रहा होता है, वेनस की तरफ वापस ही जा रहा होता है। अच्छा, कहते हैं डिक्रीज द राइट वेंट्रिकल्स आउटपुट एंड डिक्रीज द ब्लड फ्लो द टुवर्ड्स द लंग्स। और क्या कहते हैं, राइट आर्टरियम जो होते हैं वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं हो रहा था, ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जा पा रहा होता, और वो जो वेंट्रिकल्स की आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाती है। साइंस सिम्टम की बात करें, एडिमा हो जाता है, हेपेटिक इनलार्जमेंट, वेनस कंजक्शन की वजह से हेपेटिक इनलार्जमेंट हो सकती है, जुगुलर वेन का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और सिस्टोलिक मरमर और टायर्डनेस वगैरह, फटीग, वीकनेस वगैरह उसको महसूस होगी। पल्मोनरी स्टेनोसिस कैसे कहते हैं? अच्छा, कह रहे कि पल्मोनरी स्टेनोसिस की अगर हम बात करें, पल्मोनरी स्टेनोसिस जो राइट वेंट्रिकल से हमारा जो पल्मोनरी आर्टरीज जारी होती है, वो अगर उसका जो रास्ता होता है वो अगर नैरो हो जाए या ब्लॉक हो जाता है या बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे पल्मोनरी की तरफ नहीं जा रहा था, उस कंडीशन को पल्मोनरी स्टेनोसिस कहलाए जाते हैं। इसमें लिखा है कि फ्लो ऑफ ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू द नैरो, जो फ्लो ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा था बिल्कुल नैरो हो जाता है, वो क्या कहते हैं, वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से वापस बैकवर्ड राइट वेंट्रिकल्स की तरफ मूव होता है, वापस ही आता है। फिर राइट वेंट्रिकल जब भर जाता है तो राइट आर्टरियम की तरफ ब्लड वापस जा रहा होता है, और राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड जम पड़ा रह जाता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा रहा होता ब्लड। तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल्स है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो राइट वेंट्रिकल्स हाइपरट्रोफी हो जाती है। साइंस सिम्टम की अगर हम बात करें, फिटिक, थकावट होगी, डिसिप्निया ऑन एक्सर्शन, जब अगर वो काम वगैरह कर रहा होगा तो उसको डिसिप्निया, सांस लेने में मसला होगी, साइनोसिस होगा, और पुअर वेट गेन एंड फेलियर टू ट्रेवल इन इन्फेंट एंड हेपेटोमेगाली वगैरह होगी, और एसाइटिस, एडिमा वगैरह हो गई, कुछ साइंस सिम्टम है इसके। पल्मोनरी रिगर्गिटेशन कैसे कहते हैं? ब्लड फ्लो बैक टू द राइट वेंट्रिकल, कहते हैं जब पल्मोनरी की वॉल जो होते हैं वो बिल्कुल खुले हुए हो जाते हैं, वो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जाते हैं, वो पल्मोनरी आर्टरी के वॉल क्लोज ना हो रहे, वो बिल्कुल ओपन नहीं हो रहे, और वो वापस वो ब्लड बैक हो रहा होता है, राइट वेंट्रिकल में आ रहा होता है, तो इसको हम पल्मोनरी रिगर्गिटेशन कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में होती है, बुल बहुत ज़्यादा कम होती है, एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसमें भी, और ये अगर हो सकता है मगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। सेकेंडरी ऑफ डिजीज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर, और लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से भी पल्मोनरी रिगर्गिटेशन हो सकती है। प्राइमरी पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, राइट वेंट्रिकल एंड आर्टरियम हाइपरट्रोफी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, ये पिक्चर में आप लोगों को दिखाया भी जा रहा है, ये तो खैर मुझे भी समझ नहीं आ रही कि पिक्चर में है क्या। अच्छा, डायग्नोस्टिक वॉल्व डिजीज़ की अगर हम बात करें, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी अगर हम करते हैं उसके ज़रिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, कार्डिक कैथेटराइजेशन के ज़रिए और ईसीजी के ज़रिए हम कर सकते हैं। अच्छा, ईसीजी को दूसरा नाम ईकेजी भी कहते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट और गोल्स की अगर बात करें, मॉनिटरिंग नॉर्मल कार्डिक फंक्शन, मॉनिटरिंग कार्डिक आउटपुट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसेस, और इम्प्रूव कनेक्टिविटी ऑफ टॉलरेंस, एजुकेट द पेशेंट ऑन द डिजीज इन प्रोसेस एंड प्रिवेंटेशन मेजरमेंट, ये सब मिट्रल वॉल्व प्रोलेप्स। अच्छा, ये बायोलॉजिकल वॉल्व ह्यूमन पोरकेन, और ये कहते हैं मैकेनिकल वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये कार्डियोवास्कुलर जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करें, और यहाँ पर ये टॉपिक क्लोज़ हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।